हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू क्वेश्चन पूछो। मेरा नाम है विशाल गंगवार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। ओके, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं, क्या लेके आए हैं? लास्ट क्लास में मैंने बताया था क्या लेके आऊंगा। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपदों का गुणनखंडन। क्या पढ़ने वाले हैं कि भाई कैसे बहुपदों का गुणनखंड किए जाते हैं। अभी तक गुणनखंड पढ़ते आ रहे थे, आखिर होता कैसे है। और उसमें भी हम एक स्पेशल बहुपद की बात करने वाले हैं। आज जो हम करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं? द्विघात बहुपद का गुणनखंड। ठीक है, कैसे होगा, कैसे करना है, ये सब कुछ हम सीखने वाले हैं। ओके, बहुत ही साधारण तरीके से। तो देखो बेटा, इसे अंग्रेजी में बोले तो क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन बोलते हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि द्विघात को बोलते हैं क्वाड्रेटिक और बहुपद को बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो कुल मिला के गुणनखंडन की बात करूं तो बात होती है फैक्टराइजेशन की। ठीक, अब गुणनखंडन होता कैसे? तो देखो बेटा, दो तरीके हैं जो हमें सीखने, देखो तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्या है? दो ही तरीके हैं। ओके, तो उन दोनों तरीकों को हम अभी डिस्कस करेंगे, उनको भी हम समझेंगे। क्या है भाई? पहला तरीका हमारे पास मध्य पद को विभक्त करके, और दूसरा है गुणनखंड प्रमेय जो है हमारी, उसका हम प्रयोग करके। ठीक है, अब इन दोनों तरीकों में क्या अंतर है, क्या खामियां हैं, ये हम समझेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो मेन तरीका है वो मेन तरीका ये है बेटा, ये विधि आप अपनाने वाले हो, है तो दो विधि हमारे पास, लेकिन अधिकतर सवालों में जहां अगर नहीं लिखा होगा कि गुणनखंड प्रमेय का आप प्रयोग करें, बहुत सारे सवालों में लिखा होता है, ध्यान दीजिएगा, तो अधिकतर आप यही विधि अपनाओगे। फिर सर इस विधि का काम क्या है? तो बेटा ये विधि काम इसलिए है क्योंकि जब आपके पास त्रिघाती, अभी तो चलो भाई द्विघात बहुपद है चल जाएगा, लेकिन जब त्रिघात बहुपद होगा, त्रिघाती बहुपद होगा, तब आपको इसका प्रयोग एक बार कम से कम करना ही पड़ता है। इसीलिए इसको समझना भी उतना ही जरूरी है जितना समझना इसका जरूरी है। समझ में आ रहा है? पक्का? तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, हम क्या समझेंगे, हम पढ़ेंगे मध्य पद को विभक्त करके कैसे हम किसी भी एक द्विघात बहुपद का क्या कर सकते हैं? गुणनखंडन किया जा सकता है। अरे समझ में आया क्या? आला कुछ भेजे में जा रहा है नहीं, या चला गया था ऊपर से? और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो बेटा जल्दी से लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले कोई भी सवाल, कोई भी वीडियो, कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी आपसे ना छूटे, सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे फटाफट। समझ में आ रहा है? उसके लिए बस आपको टक से एक सब्सक्राइब का बटन दबाना है और हमारे साथ जुड़ जाना है, हमारे फैमिली का हिस्सा बनना है। ठीक है, तो चलिए आइए भाई शुरू करते हैं मध्य पद को विभक्त करके, और अपने दोस्तों से शेयर करो जितना शेयर कर सकते हो। अब कैसे होता है समझो। पहले से द्विघात बहुपद होता क्या है कि मान लेते हैं कि ax स्क्वायर, कि मान लीजिए भाई, मान लीजिए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद है। एक क्या है? ये तो हमें दिख ही रहा है, ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। अब देखो, द्विघात बहुपद होगा तो उसके गुणनखंड हमेशा दो ही निकल के आएंगे, ध्यान दीजिएगा। त्रिघाती होगा तीन निकल के आएंगे, रैखिक होगा उसका एक ही गुणनखंड होता है। ठीक है, मतलब जिसमें चर पद भी हो उसकी बात कर रहा हूं। ऐसे तो बहुत सारे गुणनखंड आ सकते हैं, चर पद वाला जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कितना आता है? यहां दो ही मिलेंगे। तो मान लेते हैं, और मान लिया चलो हमने px प्लस q और rx प्लस s, मान लेते हैं कि px, चलो नीचे लिखते हैं कि px प्लस q और rx प्लस s ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के गुणनखंड है। क्या है बेटा? गुणनखंड है। ध्यान दीजिएगा, हमने ये भी मान लिया, ये दोनों चीजें हमने मान ली हैं। क्या की हैं? मान लिया। पहली चीज जो हमने मान ली, क्या मान ली बेटा? कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हमारा क्या है, वो है। और दूसरी चीज जो हमने मान ली वो ये मान लिया कि px प्लस q और rx प्लस s हमारे क्या है? इसी बहुपद के क्या है बेटा? गुणनखंड है। अब अगर कोई गुणनखंड है, मान लो 2 और 3, 6 के गुणनखंड है। ठीक है, तो बेटा 6 को मैं 2 गुणा 3 के बराबर लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, लिख सकते हैं सर। वैसे ही बेटा अगर ये इसके गुणनखंड है तो अतः हम क्या कर सकते हैं? अतः हम कह सकते हैं, अतः ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा हमारा px प्लस q
गुणा आर एक्स प्लस एस के बराबर होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे? बिल्कुल। अब देखो क्या करो, अब क्या करो, इधर तो सही दिख रहा है, इधर वाले को हल कर लेते हैं। थोड़ा हल करेंगे तो बेटा क्या मिलेगा, जरा ध्यान से देखते हैं। देखो कोष्टक खोल दो, पहले कोष्टक को खोल देते हैं, दूसरे को वैसे। तो पी एक्स गुणा हो जाएगा भाई आर एक्स प्लस एस, ठीक है, प्लस का क्यू बचा था तो प्लस का क्यू आर एक्स प्लस एस। क्या आ गया बेटा, ये आ गया हमारे पास x की गुणा x से x स्क्वायर हो जाएगा, मतलब x का वर्ग। तो बेटा ये हो जाएगा पी आर एक्स का वर्ग प्लस पी एस एक्स प्लस क्यू आर एक्स प्लस क्यू एस। देखो इन दोनों में x x आपको उभयनिष्ठ दिख रहा है, तो उसको क्या कर लो, उसको आप उभयनिष्ठ ले लो। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी आर एक्स स्क्वायर प्लस पी एस प्लस क्यू आर, और इसमें x उभयनिष्ठ था तो x को आपने उभयनिष्ठ ले लिया, प्लस का क्यू एस आ गया। ये किसके बराबर है, ये हमारा इसी के बराबर है, ये था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, अगर ये दोनों समीकरण, क्योंकि बराबर बीच में चिन्ह लगा, इसका मतलब ये बराबर होने चाहिए। अब बराबर कब हो सकते हैं, बराबर तभी हो सकते हैं जब एक्स स्क्वायर वाला जो ये गुणांक है वो इसके बराबर हो जाए, जब ये x के साथ वाला जो ये गुणांक है वो इसके बराबर हो जाए, और जो हमारा ये अचर पद है वो अचर पद के बराबर हो जाए। तो अब हम करने वाले हैं तुलना। क्या करने वाले हैं, तुलना। आइए भाई, तो हम कह सकते हैं कि दोनों पदों में, दोनों पदों में, देखो जिसे ये लग रहा हो ये सर क्या पढ़ा रहे हो, देखो बेटा ये थोड़ा सा एक कैसे आता है मध्य पद को विभक्त करके, अभी मैं बहुत सिंपल तरीके से एक मेथड बता दूंगा, ठीक है, बस कुछ नहीं करना होगा आपको। जिसे ये सीखना है कि कैसे आ रहा है, बाद में कोई संशय ना बचे, ठीक है, तो बहुत ही हिसाब से चलते जाओ। अभी आगे हम सवाल करें, आप तो यूं हवा में उड़ाओगे, अब धुआं कर दोगे सब कुछ, समझ में आ रहा है, धुआं धुआं हो जाएगा। देखो इधर, तो दोनों पदों में एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स स्क्वायर एक्स के गुणांक और अचर पद की तुलना करने पर, और अचर पद की तुलना करने पर क्या मिलेगा हमें। कर तो ली सर तुलना, मिला क्या, अरे देखो बेटा क्या मिला, पी आर बराबर ए हो जाएगा, मतलब कह सकता हूं ए बराबर आ गया भाई पी आर, ठीक है, पहला मान लो, ठीक। दूसरा बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर हम कह सकते हैं क्या हो गया बेटा, पी एस प्लस क्यू आर, ठीक है, ठीक है। और सी बराबर क्या है बेटा, सी बराबर बोले तो क्या है, क्यू एस के बराबर है, नहीं है, ये तीसरा मान लो है, ठीक है। तो अगर देखें तो क्या आ गया, बी बेटा पी एस प्लस क्यू आर का योगफल है। जरा ध्यान से देखो, बी हम क्या कह सकते हैं, बी हमारा क्या आ गया, अतः बी को पी एस तथा क्यू आर के योगफल, या बी हम कह सकते हैं बी पी एस तथा क्यू आर का योगफल है, का योगफल है, सीधा लिख दिया हमने, ठीक। अब जरा ध्यान से देखना, इन्हीं पी एस और क्यू आर का अगर मैं गुणनफल करूं, जिनका गुणनफल करूं, जिनका गुणनफल, जरा ध्यान से देखो बेटा क्या होगा इनका गुणनफल। तो बेटा पी एस गुणा क्यू आर करें अगर हम, तो बेटा गुणा में चाहूं तो P के साथ R ले आऊं, Q के साथ S ले जाऊं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या हो जाएगा, PR गुणा QS हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और जरा ध्यान से देखो PR क्या था, PR हमारा A के बराबर था, QS हमारा C के बराबर था, तो बेटा क्या हो गया, ये हमारा B के बराबर है, नहीं B के बराबर नहीं, तो ये क्या हो गया, ये बराबर हो गया जो कि AC के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ये A हो गया, ये C के बराबर हो गया। हम कह सकते हैं कि B PS तथा QR का योगफल है, और जिनका अगर गुणनफल करें तो वो AC के बराबर आ रहा है। मतलब बेटा क्या करना होगा, ध्यान दीजिए कि भाई हमें B को इस तरीके से लिखना है, देखो गुणनखंड करने के लिए B को आपको इस तरीके से लिखना है
किस तरीके से लिखना है कि भाई जिन दो संख्याओं का योग या हम अंतर लें, उन दो संख्याओं का अगर हम गुणनफल करें तो वो AC के बराबर आ जाए। किसके बराबर आ जाए? AC के बराबर आ जाए। अब क्या लिखना है, चलिए मैं अभी लिखवा देता हूं भाई आपको। ओके, तो देखो क्या लिखना है, देख लो बालक। अतः ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का गुणनखंडन करने हेतु करने के लिए b को, जो b थी हमारी, b को दो संख्याओं, किन्हीं भी दो संख्याएं हम होंगी, अभी देखेंगे कैसे करेंगे, दो संख्याओं के योग या फिर अंतर भी हो सकता है, मतलब उनका घटाना भी कर सकते हैं हम, जोड़ के साथ साथ घटाना भी। तो बेटा दो संख्याओं का योग या अंतर के रूप में लिखते हैं जिनका गुणनफल AC के बराबर हो, जिनका गुणनफल AC के बराबर हो, AC हो, चलो लिख लो AC के बराबर हो। समझ में आ गया? हाँ, अब कोई ये ना बोले कि सर ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आपको सपना कहां से आया। ये बेटा मानक रूप होता है द्विघात समीकरण का, पहले ही पढ़ा चुका हूं, बहुत पहले बता दिया हर एक चीज जब चैप्टर शुरू किया था। अगर पीछे की वीडियो आपने नहीं देखी तो देख लीजिए भाई, ठीक है, जिससे कि ये संशय ना आए कि भाई ये सर कहां से आ गया। ठीक, तो ये बेटा मानक रूप होता है, तो इस तरीके से हमने कर दिया। तो हमने क्या देखा कि हमें b को इस तरीके से दो संख्याओं, देखो किन्हीं भी दो संख्याओं का योग या फिर अंतर लेना है जिनका गुणनफल करें तो वो AC के गुणनफल के बराबर आ जाए। किसके बराबर आ जाए? जिनका गुणनफल AC के बराबर होगा। ठीक, अब कैसे होगा, चलो अब सवाल के तहत हम समझते हैं। सवाल के तहत बहुत आसानी से हम समझ पाएंगे। जैसे एक सवाल है हमारे पास कि मध्य पद को विभक्त करके 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 का गुणनखंडन कीजिए। ठीक, तो अगर मैं, देखो यहां पे वैसे ही करने की जरूरत होती नहीं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, देखिए भाई, हम कह सकते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर हल है ये हमारे पास। ठीक है, हल तो वैसे नीचे शुरू होगा, ये मैं आपको समझा रहा हूं। तुलना करने पे क्या आएगा, a बराबर आ गया 6, b बराबर आ गया 17, अब c बराबर आ गया 5। ठीक, अब b को मुझे ऐसे तोड़ना है कि इन्हीं दो संख्याओं का योग करूं या फिर अंतर करूं, जिन दो संख्याओं का गुणा करूं तो मेरे पास क्या आ जाए, a और c का गुणनफल आ जाए। तो देखो सबसे पहले तो ac को गुणा किया करो, तो ac बराबर क्या हो जाएगा बालक, 55 30 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो गया। अब करना कैसे है, तो बेटा सबसे बहुत आसान तरीका है, सबसे पहले इनका अभाज्य गुणनखंडन कर लो। आपको नहीं दिख रहा है तो अभाज्य गुणनखंडन कर लो। मुझे ऐसे ही दिख रहा है कि भाई 17 को कैसे तोड़ें कि 30 आ जाए गुणा करने पे। तो बेटा ध्यान से देखो, 15 प्लस 2 17 होता है, योग 17 के बराबर आ गया, और 15 दूनी 30 होता है। लेकिन आपको कैसे सपना आएगा, तो सपना देखो बेटा, मेरी तो थोड़ी आदत भी हो गई है। आपको देखो करना क्या, सबसे पहले AC का क्या करो, अभाज्य गुणनखंडन। क्या करो, अभाज्य गुणनखंडन। क्या आएगा भाई, 2 15 3 पंजे 5 एकम। ठीक, इतना हो गया, खत्म। चाहते तो हम 2 15 करते, वहीं पे हमें 15 प्लस 2 17 हो जाता, 15 दूनी 30 हो जाता। ठीक, लेकिन आप पूरा कर दो, कोई टेंशन की बात नहीं। उसके बाद अब देखो इनको इस तरीके से किन्हीं भी दो संख्याओं को बनाना है हमें, कैसे बनेंगे वो देखो। तो अगर मैं बेटा 3 दूनी 6, 6 प्लस 5 करूंगा 11 ही आएगा, नहीं हो पाएगा भाई। तो अगर मैं 5 दूनी 10, 10 प्लस 3 करूंगा 13 ही आएगा। अंतर से तो होने वाला, क्योंकि हमें 17 एक बड़ी संख्या चाहिए। अब कैसे होगा, देखो 5 या 15, 15 प्लस 2 17 हो गया। तो बस आपको इसी तरीके से समझना है। ठीक, तो अब यहां पे हल असल में आपको जो करना होता है वो यहां से करना होता है। ये ऊपर की बात मैंने आपको समझाने के लिए बताई थी। ठीक, आप कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। ठीक, अब क्या किया आपने, 6x स्क्वायर प्लस 17 को देखो कोष्ठक में रखना, जो भी रखना कोष्ठक में, जिससे गलती नहीं होगी। 2 प्लस 15, ठीक, x प्लस 5 क्या हो गया, मध्य पद को देखो विभक्त कर दिया।
दो संख्याओं के रूप में हमने लिख दिया, नहीं लिख दिया, उसके योग के रूप में, या तो योग करेंगे या अंतर करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से करेंगे तो क्या आएगा भाई, 6x का वर्ग प्लस, देखो 2 की गुणा x से कर दो 2x हो गया, 15 की x से हो जाएगी प्लस का 15x प्लस 5। यहां चिन्ह देखो सारे धनात्मक थे, प्लस थे, इसीलिए कोई समस्या नहीं हुई, सब आ गया। लेकिन जैसे ही चिन्ह यहां माइनस और यहां माइनस हो जाता है ना, तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि गलती होने के चांस होते हैं अगर कोष्टक नहीं लगा होता। इसीलिए कह रहा हूं कोष्टक लगाना शुरू करो, जब आदत हो जाए अच्छे से तब छोड़ देना, ठीक। अब देखो अब क्या करना है, अब बेटा इन दोनों में जो भी आपको उभयनिष्ठ दिख रहा है वो ले लो। इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या दिख रहा है, एक तो x हमें उभयनिष्ठ दिख रहा है और 2 3 6, तो बेटा 2x हमारा उभयनिष्ठ हो गया। क्या बचेगा यहाँ पे बचा 3x प्लस का 1। बहुत ध्यान से, अब देखो दूसरे वाले में जब उभयनिष्ठ लेंगे तो बहुत ध्यान से, क्यों, प्लस का क्या लें, देखो यहां x तो है नहीं, 5 और 5 या 15, तो देखो 5 आपका उभयनिष्ठ आएगा। अगर आप सही कर रहे होगे तो जो इस कोष्टक में अंदर लिखा वही इस कोष्टक में आना चाहिए, ठीक। क्या आएगा देखो, तो बेटा 5 या 15, तो 3x हो गया प्लस का 1, 5 एकम 5। देखो जो इस कोष्टक में वो इस कोष्टक में, अगर आ गया तो आप सही हो, समझ में आ गया पक्का, अगर नहीं आ रहा तो सर आप गलत हो, ठीक है, समझ गए। तो बेटा ये हो गया भाई 3x प्लस 1 और दूसरा है 2x प्लस 5। बुझा, अरे समझे, नहीं समझे क्या, तो ध्यान से देखो बेटा ये हो गया हमारा क्या, अरे काट क्यों रहा हूं भाई, इतना करने के बाद काट रहा हूं, यही हमारा उत्तर है, ये दोनों हमारे गुणनखंड हैं। हम कह सकते हैं कि क्या कहते हैं कि 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5 अभीष्ट गुणनखंड है। क्या है, अभीष्ट गुणनखंड है। समझ में आ गया, तो मध्य पद का विभक्त करके, और यही तरकीब आपको अपनानी है, आप यहां पे भी छोड़ सकते हैं, ओके, अगर पूछा गया हो बहुत अच्छे से तो आप नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका गुणनखंड, और ये था हमारा मध्य पद को विभक्त करके। अगली क्लास में हम सीखने वाले हैं कि भाई गुणनखंडन प्रमेय का, गुणनखंड प्रमेय जो हमारे पास है उसका प्रयोग करके कैसे हम किसी भी द्विघात या त्रिघात का चलो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले द्विघात उसका प्रयोग कैसे करते हैं, कुल मिलाकर कैसे गुणनखंड में उसका प्रयोग करते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, ओके। और पढ़िए अच्छे से बेटा, जितनी मेहनत से आप पढ़ेंगे ना उतना ही आप आगे बढ़ते हुए जाएंगे, ठीक है। हो सकता है आज थोड़ी बोरियत लग रही हो, अरे यार ये क्या करें बैठ के, लेकिन मैं सच बता रहे हैं, जिंदगी में अगर बड़ा करना है तो अक्सर जिन काम में बोरियत होती है वही इस काम जिंदगी में आपको ऊपर पहुंचाते हैं। जिसमें मजा आता है उसमें वो सब नीचे आपको ढकेलेंगे, जब तक आप उन्हें मजा ले रहे होगे। जब आप बोरियत के साथ उन्हें बोरियत हो रही है तब भी कर रहे होगे ना, तब समझ लेना आप उसमें बहुत ऊपर जाने वाले हैं, ठीक है। नहीं मानते देख लो, टीवी देखने में बहुत मजा आता है, बर्बाद कर देती है। मोबाइल चलाने में बहुत मजा आता है, बर्बाद कर, सोने में बहुत मजा आता है, बर्बाद कर देती है। सही बात है, करती नहीं करती है। अब खेलने में बहुत मजा आता है, लेकिन बेटा खेलने में जब तक आप मजा, एक होता ना कि हाँ भाई मजे के लिए खेल रहे हो, तब तक नहीं। जब आप उसको कहते ना कि भाई हम कुछ भी हो जाए हम खेलेंगे, धूप हो कुछ हो गर्मी हो हमें प्रैक्टिस करनी है, तो देखो खेल में भी लोग नाम बना रहे हैं, कितना नाम बना रहे हैं, ओके। तो आप जब बोर हो रहे हो फिर भी वही काम कर रहे हो तो उसमें आप कुछ बड़ा करने जा रहे होते हो, और ये पढ़ाई ऐसी चीज है, ठीक है। तो इसमें हो सकता है अभी थोड़ी बोरियत लग रही हो, अभी शुरू है ना थोड़ा सा, ठीक है। टेंशन ना लो, मजा आएगा, बहुत ही इंजॉय करते करते पढ़ो, चिल करते करते पढ़ा करो, दिमाग पे टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है बालक। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, और बाकी देखते रहिए क्वेश्चन पूछो, जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।